नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के कोर्स में आपका स्वागत है। इग्नू का जो पीजीडीईटी कोर्स है, इसमें जो MES 135 प्रोजेक्ट हमें बनाने होते हैं, उसके एक प्रोजेक्ट पर आज मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ कैसे उस प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं। तो ये MES 134 डिजाइन, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ कोर्स के बारे में इसका टॉपिक है कि हमें एक इंस्ट्रक्शन डिजाइन के मॉडल को यूज करते हुए इंस्ट्रक्शन डिजाइन तैयार करना है। इंस्ट्रक्शन डिजाइन के मॉडल को यूज करते हुए तो आप देखेंगे इसके लिए जो रिसोर्स बुक है तो 134 तो 135 में हम काम कर रहे हैं। हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, वो टाइटल, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, रिसोर्स सब जानकारी मैनुअल में अच्छे से गिवन है। तो 134 को हम देखते हैं तो उसमें इंस्ट्रक्शन डिजाइन क्या है अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप मेरे वीडियो में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन डिजाइन पर मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है। उसमें हम कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल, इतने सारे मॉडल्स में से यही मॉडल क्यों चुना, क्योंकि ये मॉडल टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग के सबसे मैं करीब पाता हूँ। ये मॉडल इस थ्योरी पर, इस बिलीफ पर विश्वास करता है कि अगर हम कुछ मॉडलिंग करें, कुछ करके दिखाएं, तो हमको ऑब्जर्व कर कर देख कर लर्निंग की जा सकती है। और ऐसा ही क्लासरूम में हमें करना होता है। कुकिंग या घर की बहुत सारी चीज़ें जस्ट अपने बड़ों को ऑब्जर्व करके ही सीख जाते हैं। क्लासरूम में भी हमारे ऐसे कुछ, अगर टीचर अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करता है कुछ प्रोसेसेस को जो हम सिखाना चाह रहे हैं, तो बच्चे उनको सीखते हैं और उसमें एक अप्रोच कैसी रहेगी उसके ऊपर ये मॉडल है पूरा। इस मॉडल के स्टेप क्या क्या है। दूसरा रीजन ये भी है कि जो NCFFS नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशन स्टेज 2022 का आया है, वो भी क्लासरूम टीचिंग में GRR, ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। I do, we do, you do मॉडल, यानी किस तरह से कंजुकेटिवली टीचर का रोल कम होता जा रहा है और रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट की तरफ चलती जा रही है और स्टूडेंट अलोन उस लर्निंग आउटकम पर काम करते जा रहा है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव भी रहता है। और इस मॉडल को अगर हम देखते हैं, जो इसके स्टेप है वो इससे काफ़ी सिमिलर है, या मैंने इसको काफ़ी सिमिलर पाया है। और जो मैंने लर्निंग डिजाइन, स्ट्रक्चर डिजाइन बनाया है, वो दोनों को मर्ज करते हुए क्रिएट किया है। फर्स्ट स्टेप है मॉडलिंग। मॉडलिंग मीन्स टीचर या जो एक्सपर्ट है वो जो भी हम सिखाना चाह रहे हैं उसको मॉडल करके दिखाएगा। सपोज न्यूमेरेसी में अगर मैं एडिशन सिखाना चाह रहा हूँ तो मैं बताऊंगा कि बच्चों आज मैं 1 डिजिट की एडिशन कर रहा हूँ और आज मैं ब्लॉक्स के माध्यम से 10 फ्रेम से जिस भी स्ट्रेटजी को मैं बताना चाह रहा हूँ उसको अभी बच्चों को नहीं करना है, बच्चे केवल बात कर रहे हैं। एज ए एक्सपर्ट, एज फैसिलिटेटर, मैं अपनी स्ट्रेटजी बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। तो पहला काम है अच्छे से जो आपको आता है जिसे, वो मॉडलिंग कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 2 कोचिंग। ये वो स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमने मॉडलिंग कर दी है। सेकंड स्टेप में यानी वो आई डू हो चुका है हमारा, टीचर डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है, थिंक अलाउड करते हुए कि मैं कैसे कैसे स्ट्रेटजी को, क्या क्या मुझे ध्यान रखना है, कैसे मुझे करना है। सेकंड स्टेप आ जाता है स्कैप फोल्डिंग वाला। इसके अंदर यानी अगर हम देखते हैं तो हर एक बच्चे को ये डिजाइन करना टीचर को कि अब इसे हेल्प की जरूरत है, कितनी मैं हेल्प कर दूं। ज्यादा हेल्प भी बच्चों को वाली अच्छी नहीं होती है और कम हेल्प बच्चे गिव अप कर देते हैं। तो यही डिसीजन टीचर टीचिंग का, यही टीचर को एक्सपर्ट बनाता है कि वो राइट डिसीजन ले पाए, स्कैप फोल्डिंग कर पाए कि कितनी हेल्प की जरूरत है। तो ये यानी इसमें ये B2 से सिमिलर है। यानी इसमें मेरा रोल, टीचर का रोल कम हो चुका है। वो जो अभी हमने करके दिखाया था जब मॉडलिंग, उसी को दोबारा कर रहे हैं और यहाँ पर उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको समझ में आया, अभी हमने पहले क्या किया था, अब कैसे आगे बढ़े। सपोज मैंने पहले 10 फ्रेम से एडिशन करना सिखाया था, तो हाँ अब हम यहाँ पे काउंटर ले लिया। हमारी समस्या ये है कितने मुझे रखने होंगे, इस तरह से मिलकर यहाँ पे हम कर रहे हैं। यानी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी पहले मैं सबसे I2 में मेजर रोल था, स्टूडेंट वॉच कर रहे थे, यहाँ पे हम दोनों मिलकर कर रहे हैं। एज ए कोच, एज ए मेंटर मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ जहाँ पर मुझे जरूरत है। थर्ड स्टेप पे रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट अब को हम प्रैक्टिस के मौके दे रहे हैं। जो I2 मैंने मॉडलिंग करके दिखाई, कोचिंग अभी मेंटरिंग की, उसके डाउट भी दूर कर दिए, वहां पे बच्चे ने 2 बार कर चुका है। यहाँ पे स्टूडेंट खुद से कर रहा होगा, टीचर का रोल और कम होता जा रहा है और वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। वो मेटाकॉग्निशन लेवल में सोच रहा है कि अगर मैं ऐसा कर दूं तो और बेहतर हो जाएगा, या मेरी ये ट्रिक क्यों गलती कर रहा हूँ, शायद मैं ये गलत कर रहा हूँ, सर ने तो ऐसे किया था। तो जब हम ये रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं मेटाकॉग्निशन लेवल पर, तो ये रिफ्लेक्शन वाला स्टेप आता है। नेक्स्ट 4th, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यानी यहाँ पर हम अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, अपने आप को बता पा रहे हैं कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, शायद मुझे अब ये चेंज करने की जरूरत है। यानी जो माइंड में चल रहा था वो अब हम थिंक अलाउड कर रहे हैं
ये बच्चा ये स्टेप देख पाना कि मुझे अब ये और करने की जरूरत है, यानी जो कुछ प्रोसेस है उस प्रोसेस को अपने शब्दों में व्यक्त कर पाना। हम कुछ क्वेश्चन भी रख सकते हैं, बताओ क्यों, बताओ कैसे, यानी आपने कोई स्टेप किया तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने कैसा किया, जो बच्चों को पुश करते हैं उनको आर्टिकुलेटिव बनाने में। तो अभी तक हमने मॉडलिंग आई डू की, उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में कोचिंग करते हुए बी डू किया, थर्ड स्टेप में रिफ्लेक्शन करना बच्चे ने किया यू डू, और इसके बाद जब ये 3 स्टेप हो चुके हैं हमारे अच्छे से, अब बच्चा आर्टिकुलेट कर रहा है अपने प्रोसेस को, अपने डाउट्स को थिंक अलाउड कर रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बट नॉट लीस्ट एक्सप्लोरेटिंग, यानी अब तक जो हमने नॉलेज दी थी, जो स्किल डेवलप हुई है बच्चे के अंदर, अब बच्चा हमने जो स्टडी सिखाई थी उसमें कुछ मैनिपुलेशन कर रहा होगा, एक्सप्लोर कर रहा है अपने से कि सर ने सिखाया था, अच्छा इसमें ऐसा करने से तो और भी अच्छा, मैं और जल्दी कर पा रहा हूँ। तो बता रहा होगा सर आपने जो ट्रिक बताई थी उसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या, इसको यहाँ भी यूज कर सकते हैं क्या, यानी जो मैंने नहीं बताया है मेरे बियॉन्ड जाकर वो अप्लाई कर रहा है डेली लाइफ में और सरप्राइज कर रहा है मुझे भी, हाँ बिल्कुल इसको ऐसे भी किया जा सकता है। तो इस मॉडल को मैं समराइज कर देता हूँ। इसके ये जो कॉग्निटिव अप्रेंटिसिंग मॉडल है ये क्लासरूम टीचिंग से बिल्कुल सिमिलर है, अक्सर हम करते ही आ रहे हैं। इस पर हमें इंस्ट्रक्टर डिजाइन तैयार करना था, तो पहले इस मॉडल को बता रहा हूँ, इंस्ट्रक्टर डिजाइन को बता रहा हूँ। तो मैं एक लेसन प्लान बना रहा हूँ, सपोज ग्रेड 1 to 3 को आप पढ़ाने वाले हैं, तो ग्रेड 1 to 3 में जनरली 3 पीरियड अगर आपके पास हैं तो आप पहले पीरियड में स्किल टीचिंग कर रहे हैं, दूसरे में स्किल प्रैक्टिस वर्कशीट पर काम कर रहे होंगे, और थर्ड पीरियड में जो भी पीरियड आपको मिले हुए हैं उसमें अपने पीरियड को डिवाइड कर देना है। उस पीरियड डिवाइड करने के बाद जो मॉडल अभी हम जिसकी मैंने बात की उसको डिवाइड कर देंगे, यानी पहले मॉडलिंग करना है। तो अगर मैं लेसन प्लान में पहला काम होगा आई डू, जब मैं मॉडलिंग करके दिखा रहा हूँ, तो एक एक्टिविटी इस तरह बता दी हमने, न्यूमेरिकल का एग्जांपल ले रहा हूँ, आई डू कर रहा हूँ। उसके बाद बी डू कोचिंग करते हुए, उसके बाद रिफ्लेक्शन का मौका देना है, और एक पीरियड के लिए मेरे ख्याल से इतना काम काफी है। तो आपने फर्स्ट पीरियड में मॉडलिंग, कोचिंग, रिफ्लेक्शन पे फोकस किया। अब आते हैं सेकंड पीरियड में, ये एक साथ भी रख सकते हैं, पर एक साथ ज्यादा ना हो जाए, छोटे चंक में करना अच्छा होता है। आर्टिकुलेशन एंड एक्सप्लोरेटिंग को हमें रखना है, और इसके दौरान आप स्क्रीन में देख रहे होंगे एक लेसन प्लान हम बनाते हैं और रिकमेंड करते हैं। अगर बच्चा इस लेसन प्लान को इन चीजों को ध्यान रखते हुए अगर सब पढ़ रहे होंगे, तो जो हमारा इंस्ट्रक्शनल डिजाइन का ऑब्जेक्टिव है कि जो एक पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम को लेकर चलते हैं और उस लर्निंग आउटकम को हम अचीव करना होता है। लास्ट में हमें प्रोजेक्ट के कुछ शॉर्टकमिंग्स और एडवांटेज बताने हैं। तो एडवांटेज तो जैसे अभी तक समझ में आ ही चुका होगा आपको कि यहाँ बच्चों को बहुत ही एक इंस्ट्रक्शन से पेडागोजी क्लासरूम में पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम को लेकर सभी लोग चल सकते हैं टीचर, और अचीव कर पाते हैं। इसके शॉर्टकमिंग क्या हो सकते हैं? शॉर्टकमिंग ये है कि अभी तक जैसे आप लोग पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ नया बताया जाए, तो जब हम ह्यूमन का बिहेवियर चेंज करते हैं हम उसे रजिस्टर करते हैं। तो कोई नया पेडागोजी में कोई नई स्ट्रक्चर आएगी तो नॉर्मली है उसको रजिस्ट्रेशन होता है उसको। दूसरा, जैसे हम सब मानते हैं कि हर बच्चा यूनिक होता है, तो सब बच्चे की नीड अलग अलग है, लर्निंग स्टाइल अलग अलग है, पर यहाँ पे क्या हो, इस वाले डिजाइन में पॉसिबिलिटीज नहीं है। टीचर ऑलरेडी एक फिक्स माइंडसेट से आया है कि मैं आई डू करूँगा, मॉडलिंग करनी है मुझे, फिर मुझे उसको कोचिंग करनी है, रिफ्लेक्शन के मौके देने हैं, आर्टिकुलेशन करवाना है, और उसके बाद एक्सप्लोरेटिव के अवसर देने हैं, तो ऑलरेडी फिक्स है। तो एट ए स्केल पर जब चेंज लाने होते हैं, जैसे अभी पूरे देश में समस्या है कि FLN ग्रेड में बच्चे बहुत पीछे हैं, तो अगर हमें उनके अंदर बदलाव लाना है बहुत फिक्स टाइम में, तो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन उसका सोल्यूशन है। पर जो हम एक दूसरा अपोजिट व्यू, सब बच्चे अलग अलग सीखिए, अलग अलग सिलो होता है, इंडिविजुअल का फायदा हो सकता है, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, अलग से उसकी वीडियो बनाएंगे, तो ये थोड़ा इसका शॉर्टकमिंग है, वो यहाँ पूरा नहीं करता है। और लास्ट में हम इसको समराइज करते हुए प्रेजेंट कर देंगे कि हमने टॉपिक क्यों चुना, हमारा एक ये जो पूरा प्रोजेक्ट बनाया, और इसकी जो इवोल्यूशन होगा वो इन्हीं क्राइटेरिया के ऊपर होगा कि आपने जो मॉडल के स्टेप लिए हैं उसको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी दिखाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एजुकेशन टेक में जुड़े इस पर हम बात कर रहे होंगे। आप विकास शर्मा एजुकेशन इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, प्ले स्टोर से विकास शर्मा एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में तो आपसे बात कर ही रहा हूँगा एक अच्छे टॉपिक के साथ के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय।